नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सुबह के बज गए 9, वक्त हो गया है गंगा प्राइम का। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बांदा से आपको देंगे बड़ी खबर, जहां पर ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी है। ट्रक की टक्कर हुई है पिकअप से। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की इस वक्त मौत की सूचना मिल रही है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2 लोगों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 अस्पताल में, 2 की हालत काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। कानपुर रेफर किया गया है। 13वें संस्कार में ये सभी पिकअप सवार जा रहे थे, लेकिन इस बीच में हादसे का शिकार हुई है उनकी ये गाड़ी। मटौन थाना इलाके के इचौली तिराहे की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर बांदा से ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी है। 3 लोगों की मौत इसमें हो गई है और 6 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। तिरवी संस्कार में ये सभी पिकअप सवार जा रहे थे और मटौन थाना इलाके में ये घटना घट गई है। ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी। यूपी में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। नतीजा यह है कि प्रदेश में 4,677 मामले नए सामने आए, जबकि अब तक कुल 1,92,382 का आंकड़ा यूपी में क्रॉस कर चुका है। हालांकि करीब 50,000 लोग ही फिलहाल कोरोना संक्रमित हैं। बाकी 1,40,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 2,987 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। यहां पर कुल 22,585 मरीज कोरोना के संक्रमित मिले हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संतोष, हम रोजाना कोरोना को लेकर चर्चा करते हैं, रोजाना जो कमियां रह रही हैं उनको उजागर करते हैं, उन पर चिंता भी करते हैं और चिंतन मनन भी करते हैं। लेकिन अभी की जो कोरोना की स्थिति को आप देख रहे हैं, क्या सरकार के जो प्रयास हैं, इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरह के निर्देश भी दिए हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में नियंत्रित होगी ये स्थिति जिस हिसाब से अधिकारी कार्य कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर पहले दिन से गंभीर हैं और रोज अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, और उसी का नतीजा है राजीव कि अब एक थोड़ा सा सुखद कहा जाए कि एक शुभ संकेत भी मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो रोज संक्रमित मरीजों की संख्या है, उससे ज़्यादा डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या आने लगी है। चाहे वो कानपुर हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, तमाम शहरों से ऐसे हैं जहाँ पर जो संक्रमित मरीज हैं उनसे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी कि हालात काबू में होते जा रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ पर जो संक्रमित मरीज हैं, अगर कल की बात करें तो कल तक करीब 750 मरीज यहाँ पर नए मरीज आए थे, और अभी भी यहाँ पर 7,000 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जो इलाज चल रहा है। और जो संक्रमित होकर के जो ठीक किए गए उनका आंकड़ा जो 574 है, यानी काफ़ी कम है। ये रेशियो जो कम है वो अस्पतालों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है, ये बता रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम, लखनऊ को छोड़ करके तमाम अन्य शहरों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं, जो लगातार 24 घंटे में जो संक्रमित मरीजों को जो डिस्चार्ज किया जा रहा है उनके जो संख्या है वो बढ़ोतरी है। तो ये एक शुभ संकेत है, और ये इसके लिए सीधे से क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कहा जाए एक भी दिन नागा किए बगैर उन्होंने रोज टीम 11 के साथ बैठक की। तो 24 घंटे में जो होने वाले जो हालात हैं कोरोना के चलते, जो आंकड़े आ रहे थे, उसकी उन्होंने समीक्षा की, अफसरों को निर्देश दिए, और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतने अथक प्रयासों के बाद कोरोना कहीं ना कहीं एक नियंत्रण होने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन राजधानी लखनऊ के अभी भी हालात बिल्कुल बिल्कुल इसकी दरकार भी है। संतोष, फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर स्थिति फिर भी नियंत्रित दिख रही है। हालांकि जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रयागराज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। एक तरफ कोरोना के केसेस और एक्टिव केसेस लखनऊ में बहुत ज्यादा हैं और केसेस भी लगातार आ रहे हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है, और कोरोना के बढ़ते संक्रमण में जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है उस पर सुनवाई। सरकारी अमले की लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। आज प्रयागराज और आगरा के अफसर अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। यूपी के कई हिस्सों में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और प्रयागराज में शाम करीब 7:30 बजे से घर से निकलने पर पाबंदी है। और आज की सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए वकीलों की भी अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और अदालत ने नई सिरे से दिशा निर्देश
जो है जारी कर सकती है। मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे सहयोगी और ज़्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, सुनवाई होने वाले, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि क्यों ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है, किस मसले पर सुनवाई होने वाली, डिटेल आप दर्शकों को जानकारी दें कि कोर्ट क्या देखेगा आज। जी बिल्कुल, संगम नगरी अगर प्रयागराज की हम बात करें तो ये संक्रमण के मामले में उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सबसे पहले नंबर पर राजधानी लखनऊ है, दूसरे नंबर पर कानपुर है और तीसरे नंबर पर प्रयागराज पहुंच गया है। तो यह कोरोना के केस बढ़ते जाने के बावजूद सरकारी अमले का जो रवैया है उसे लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई थी उसमें जबरदस्त नाराजगी जताई थी, अफसरों को फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच जिसने इस मामले में सुनवाई की थी उसने साफ तौर पर टिप्पणी की थी कि अगर सरकारी अमले का यही रवैया रहा तो प्रयागराज में आने वाले दिनों में सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में अफसरों को 1 हफ्ते के अंदर हालात सुधारने के निर्देश दिए थे। डीएम को तलब किया था, एसएसपी को तलब किया था, सीएमओ और नगर आयुक्त तलब किए गए थे और अफसरों को मोइन, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये भी बताएं तो सिर्फ प्रयागराज को लेकर ये सुनवाई होनी है या पूरे प्रदेश को लेकर ये सुनवाई होनी है? देखिए, जो मुख्य सुनवाई होनी है वो प्रयागराज में जो कोरोना के हालात हैं उनको लेकर के होनी है। हालांकि इस मामले में आगरा समेत कुछ और जिलों के जो पीड़ित लोग हैं, जो वकील हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी अपनी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाल रखी है। उन मामलों पर भी हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। जैसा आगरा शहर की अगर हम बात करें तो वहां के एक सोशल वर्कर ने एक एप्लीकेशन डाली थी और वहां के हालात के बारे में बताते हुए सुविधाओं को और बढ़ाए जाने के बारे में, बचाव और रोकथाम के इंतजाम पुख्ता किए जाने के मामले में दखल दिए जाने की मांग की थी। तो हाईकोर्ट ने वहां के अफसरों से भी जवाब तलब किया था। कुछ और शहरों के मामले में भी इसी तरह की बातें आई थी, लेकिन जो कोर्ट का मुख्य फोकस है, जो कोर्ट इस मामले में सुओमोटो लेकर सुनवाई कर रहा है, वो प्रयागराज की स्थिति को लेकर के है। और पिछले कई महीने से यह सुनवाई चल रही है। प्रयागराज की ही अगर हम बात करें तो यहाँ जो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल है, वहां एक कोरोना पेशेंट महिला की मौत हो गई थी। उस मामले में भी जो मीडिया रिपोर्ट थी उस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उस मामले में भी जो है अफसरों से जवाब तलब किया। आप नजर बनाए रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो तमाम अधिकारियों को जिनको नोटिस पहुंचे हैं, जिनको इस बाबत जवाब देने हैं, उनको आज अपने जवाब भी दाखिल करने हैं और ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण आज होने वाली है। खबरों में आगे बढ़े हैं, श्रावस्ती का रुख करते हैं जहां पर 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। श्रावस्ती में 15,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। ये टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल था। नाम इसका विजय पासी। अपराधी विजय पासी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और सिरसिया के पंडितपुर थाना इलाके का मामला है। बड़ी खबर अभी मिली है। अब बात करेंगे बाढ़ की विभीषिका की। यूपी के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से ग्रसित हैं, जिसमें काशी नगरी वाराणसी का हाल बेहाल है। यहां पर हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके किनारे रहने वाले लोगों में अब दहशत व्याप्त है। सारे प्रशासनिक इंतजाम फेल दिख रहे हैं। फिलहाल गंगा का जलस्तर 65.02 मीटर है। इधर मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया हर ओर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और बढ़ते बाढ़ के कहर से अब लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। गंगा का पानी कहां पहुंच गया है वो हम कुछ तस्वीरों को दिखा रहे हैं आपको, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ सीधा वाराणसी से जुड़ गए हैं। नीतीश, आप इस वक्त कहां पर हैं? दर्शकों को स्थितियों के बारे में बताइए, क्योंकि हम रोजाना दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोजाना ये वहां की स्थितियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या स्थितियां बदल रही है? क्या प्रशासन जागा है इतने दिनों के बाद से या नहीं? या जब तबाही मचा ही देगी उसके बाद प्रशासन जागेगा, उसके बाद व्यवस्थाएं करेगा लोगों के लिए? निश्चित तौर पे राजीव, इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए हालात, घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। बगल में तुलसी घाट है, लेकिन आप सीढ़ी से गुजर के नहीं जा सकते। हर तरफ आपको गंगा का जल ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा और चारों तरफ आपको जल प्रलय सा दृश्य दिखाई देगा। हर ओर आपको जल ही जल, और ये जल उफनता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो किनारे के नाविक हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं राजीव। हालत ये है कि अब आने वाले दिन कितने दुर्लभ होंगे ये भी सोचना है इनके लिए। हमारे साथ पहले एक नाविक है, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है, किस तरह की समस्याएं हैं और वो समस्याएं
कब तक रहेंगी, क्या लगता है? अभी तक लॉकडाउन की वजह से इतना 6 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी, कैसे कैसे कर्जा वर्जा ले होकर अभी फिर बाढ़ का समस्या, 1 महीने से बाढ़, फिर पानी बढ़ने का। एक और चीज जानना चाहेंगे कि प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, मदद के दावे कर रहा है, बाढ़ राहत चौकियां बनाने के दावे कर रहा है, क्या कहीं जमीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं। आप लोगों की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए कोई? कुछ नहीं, कोई। राजीव, ये हकीकत है, ये हकीकत है बनारस प्रशासन के दावों की, और ये नाविक बयां कर रहे हैं। देखिए, चारों ओर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ, चाहे वो घाट हो, चाहे घाट के किनारे का जो क्षेत्र हो, गंगा के किनारे का जो क्षेत्र हो, ग्रामीण इलाके हो, या फिर गंगा की सहायक नदी वरुणा का इलाका हो, हर ओर ये जो जलस्तर है वो लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। लगातार 1 सेंटीमीटर, अब थोड़ा सा बढ़ाव और तेज हुआ है, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई है गंगा के जलस्तर के बढ़ने की, और हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति है। लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा। अब प्रशासनिक इंतजामों के दावों पर गौर करें तो प्रशासनिक इंतजामों के पे कहा जा रहा है कि बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जो लोग बाढ़ प्रभावित होंगे उनके खाने पीने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ ही दवाओं के इंतजाम किए जाएंगे। जो लोग बाढ़ से फंसे होंगे उनके लिए नावों के इंतजाम किए जाएंगे। एनडीआरएफ उनके लिए सुरक्षा के लिए जाएगी। लेकिन पूरी गंगा का दृश्य आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी तरह के इंतजाम आपको दिखाई नहीं देंगे। सुरक्षा की चौकी तो दूर, सुरक्षा के एक जवान तक दिखाई नहीं देंगे घाट के किनारे पर। और एनडीआरएफ तो लगता है कि किनारे पर कहीं अपना ठौर जमा के बैठ गई है, उसको गंगा में कॉम्बिंग करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नीतीश, स्थिति ये है कि कहीं भी यानी कि कोई सिर्फ कागजों में ही दिखाई नहीं चीजें दे रहा दिखाए है। गए हैं। जो फिलहाल बाढ़ नीतीश, के आपका इस वास्ते- तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन दो तरह से बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, एक तो डायरेक्टली जो सीधा बाढ़ से प्रभावित हैं, दूसरा वो जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है गंगा से, चाहे वो नाविक हो, चाहे वो बाल काटने वाले वहां पर हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे पंडित पुरोहित हो। लॉकडाउन और उसके बाद अब गंगा का उफान की वजह से उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है और आस प्रशासन से उनको है। आगे बढ़ रहे हैं, आजमगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर डूबने से पूर्व बीडीसी सदस्य की मौत हो गई। आजमगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर, बीडीसी सदस्य की, पूर्व बीडीसी सदस्य की डूबने से मौत हो गई और बाढ़ के पानी में डूबने से लालजी यादव, पूर्व बीडीसी सदस्य, उनकी मौत हो गई है। आजमगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर। से पहले हमने आपको बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर दिखाई कि कैसे नदियां अब लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। डूबने से पूर्व बीडीसी सदस्य की मौत हो गई। एक बड़ी खबर लखनऊ से भी आपको दे देते हैं। 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला है। शव को दफनाने के बाद घर वालों का आरोप है कि बरामद शव हमारी बच्ची का नहीं है, हमारी बच्ची का शव नहीं है जो बरामद किया गया शव है। यह बहुत बड़ी खबर है। 12 साल की बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पहले तो यह आरोप लगाया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसका मर्डर किया गया, उसके बाद उसको मारा गया है। लेकिन अब परिजन ये कह रहे हैं कि वो बच्ची हमारी नहीं है। पुलिस ने जबरन शव को दफन करवा दिया। बच्ची हमारी नहीं है। वो शव का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। डीएम को पत्र लिखा गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, दूसरी तरफ अपराध अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसी को लेकर यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। कांग्रेस महासचिव वो ट्वीट में आगे लिखती हैं कि स्पीड से ये भागने लगता है इसका मीटर, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा आप जानकारी देंगे। संतोष, कानून व्यवस्था हमने देखा कि विधानसभा की कार्यवाही में भी मुद्दा बना, बाहर भी मुद्दा बनता रहता है और भीतर भी बना। और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस ओर इशारा कर रहे हैं, जिन मसलों को उठा रहे, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जाहिर है कि बीते 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अब बड़ी आपराधिक वारदातें हुई, चाहे वो बाराबंकी हो, प्रयागराज हो, बलिया हो या फिर राजधानी लखनऊ।
यहाँ पर तमाम वारदातें हुई, जिसको लेकर के प्रियंका गांधी ने एक क्राइम मीटर के तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जिसको देखते हुए राजनीतिक गरमाई हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए और खास करके विपक्षी दलों के लिए आसान मुद्दा रहा है सरकार को घेरने के लिए। सरकार कोई भी रही हो, जरा कोई आपराधिक वारदात होती है, इनके लिए एक मौका मिल जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीते कुछ दिनों से लगातार आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं, वो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। सरकार उसके पक्ष में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। जो कार्रवाई है जरूर की जाती है, लेकिन उसको लेकर विपक्षी दलों के जो सियासी हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बड़ी खबर अब आपको बलिया से देंगे, जहां पर पत्रकार रतन सिंह की हत्या का मामला है और पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बड़ी खबर, पत्रकार की हत्या हुई और पत्रकार की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को, मृतक के परिवार को, पत्रकार के परिवार को 10 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश, पत्रकारों की भी एक तरफ नाराजगी थी कि कैसे हत्या हो जाती है, एक पत्रकार पर हमला अपने आप में चिंताजनक, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो राहत दी गई है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। 10 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है उनके परिजनों को दिया गया है, रतन सिंह के परिजनों को। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ये निर्देश दिया है कि जो भी पॉसिबल एक्शन हो सकता है अपराधियों के खिलाफ वो लिया जाए और जल्द से जल्द शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। और साथ ही साथ संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी हर संभव मदद सरकार की तरफ से सरकार रतन सिंह के परिजनों को दी जा सकती है वो मदद दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने खुद इस बाबत संज्ञान लिया और एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की है। अवनीश अवस्थी लगातार जो जिला प्रशासन है बलिया के, उसके संपर्क में है, डीजीपी से भी संपर्क में, और इस पूरे मामले को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं एसीएस होम अवनीश अवस्थी। और इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो भी पॉसिबल एक्शन हो, जो भी संभव एक्शन है, जिला प्रशासन लेगा और जल्द से जल्द जो अपराधी पकड़ लिए गए और जो भी इसमें संलिप्त लोग होंगे उनको सजा दी जाएगी। जी विनेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आर्थिक मदद तो की ही, इसके साथ साथ परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। अब दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जल्द मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है। मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। 1 सितंबर से मेट्रो शुरू हो सकती है। दरअसल अनलॉक 4 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में मेट्रो सेवा दिल्ली में शुरू हो सकती है। 1 सितंबर से पटरी पर मेट्रो दौड़ सकती है। 22 मार्च से आपको ये बता दें कि मेट्रो बंद है और इसके पीछे का कारण कोरोना ही है। कोरोना की वजह से मेट्रो सेवा पर सीधा सीधा इसका असर पड़ा है। मेट्रो में बड़ी भीड़ चढ़ती है, हजारों लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी को इस वक्त मेट्रो की भी आवश्यकता है और मेट्रो को भी इसी आबादी की आवश्यकता है, उसको और उसकी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए। तो जल्द ही मेट्रो की सौगात मिल सकती है और दिल्ली सरकार इसको आगे बढ़ा रही है और वो खुद चाहती है कि दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हो। और इस बाबत केंद्र की ओर अब निगाहें हैं कि केंद्र हरी झंडी देता है या फिर नहीं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गंगा प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम देशों में इस बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाई जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो इस वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, जिसकी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी निंदा की है। वहीं एबीपी गंगा ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, साथ ही ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की आपसे अपील भी करते हैं। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा, उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी। कोरोना वैक्सीन पर जनाब की बेतुकी दलील सुनकर हंसी भी आई और गुस्सा भी, जब भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ये वायरस 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 2.5 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हैं। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा भी नहीं आई। हालांकि इस बीमारी के खात्मे के लिए
तमाम देश वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन समाज और इंसानियत के कुछ दुश्मन सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन में चिप लगा होगा। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। उसके बाद उनका दूसरा प्रोग्राम है करेंसी, दुनिया में एक करेंसी कर दो, नोट खत्म कर दो। इस बीच वैक्सीन में चिप वाले वायरल वीडियो पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। जमीयत दवातुल मुसलमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने इस तरह का वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे हालात में इस तरह से वैक्सीन को लेकर इल्ज़ाम तराशी करना ये देश के लिए भी सही नहीं है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिनको कुछ मालूमात नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं जो लोगों के अंदर बेचैनी पैदा होती है और लोग परेशान कुन होते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। बहरहाल सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच अफवाह फैलाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में अफवाह पर बिना सबूत और तथ्य के विश्वास न करें। एबीपी गंगा एक बार फिर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी, और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात।